दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे पीसीएस बाय तरुण पे। चलिए हम आज एक टेस्ट लगाएंगे अर्थव्यवस्था और उसके साथ हिंदी भी करेंगे। उसके पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी करिएगा। और बहुत सारे हमने टेस्ट लगा रखे हैं, उसको भी आप जाके देखें, ठीक है। घटना चक्र आई दृष्टि वाली भी आ गई, उसकी वीडियो उपलब्ध हो गई है, आप प्लीज़ जाके उसको वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर है, मतलब डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? डायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देख लेंगे, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स होता है जो डायरेक्टली आपसे वो टैक्स लिया जाता है, और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। उसके एग्जांपल्स भी देखेंगे इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स में। पहला है डायरेक्ट टैक्स में। डायरेक्ट टैक्स में होता है इनकम टैक्स। जैसे आप कोई भी सैलरी कमा रहे हो, आपके फादर साहब कमा रहे होंगे, आपकी मॉम कमा रही होंगी, तो उसके जो भी इनकम टैक्स कटता है, जो आप पैसा कमा रहे हो उस पर एक टैक्स लगता है, तो वो डायरेक्टली कट गया ना आपकी इनकम आने से पहले। फिर कॉर्पोरेट टैक्स होता है। जैसे कॉर्पोरेट में कोई सेक्टर है, कोई इंडस्ट्री है, कोई काम कर रही है, उसके भी टैक्सेस जाते हैं। वेल्थ टैक्स होता है, जैसे मान लो बहुत वेल्दी आदमी है, उसके हिसाब से पैसे जाते हैं, तो वो भी एक वेल्थ टैक्स होता है। कैपिटल गेन टैक्स, ये जो होता है कैपिटल गेन टैक्स, ये भी एक डायरेक्ट टैक्स है। जैसे आपने एक बॉन्ड खरीदा, उसकी मान लो उसकी कीमत 100 रुपये होगी या 1000 रुपये होगी, फिर नेक्स्ट उसमें उसको टैक्स लगा के, क्योंकि आपका वो जो प्राइस मान लो आपके 2000 की वो हो गई नेक्स्ट ईयर, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर 2-3 साल बाद प्लस 2 ईयर्स के बाद आपके 2000 की हो गई वो बॉन्ड, तो आपको तो प्रॉफिट हो गया ना। तो उस कैपिटल है, क्योंकि एक बॉन्ड कैपिटल है, और कैपिटल पे आपका जो गेन हुआ है, मतलब प्रॉफिट हुआ है, उस पर एक टैक्स लगेगा, वही होता है कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं, जैसे कस्टम ड्यूटी हो गई, कस्टम ड्यूटी, फिर एक्साइज ड्यूटी, जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वहाँ पे जो ड्यूटी लग रही है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगती हैं। सर्विस टैक्स हो गए, जैसे आप कोई भी चिप्स कुरकुरे खरीद रहे हो, तो उस पर एक सर्विस टैक्स होता है ना, पीछे टैक्स लिखा होता है, टैक्स इंक्लूडेड। या कोई जेप्टो से कुछ ऑर्डर कर रहे हो, ब्लिंकिट से ऑर्डर कर रहे हो, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर रहे हो, तो वहाँ पे इंक्लूड करके टैक्स भी दिया जाता है। वैट टैक्स होता है, वैल्यू एडेड टैक्स होते हैं, जो कि कोई सामान खरीद रहे हो तो उस पर भी एक टैक्स लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो सामान पे है, पर्टिकुलर आदमी खरीद रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स की एक और बात होती है, ये जो होता है रिग्रेसिव नहीं होता, ये रिग्रेसिव, मतलब जैसे क्या होता है प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव में ये फ़र्क होता है। डायरेक्ट टैक्स, जैसे मान लो कोई अंबानी है, तो अंबानी पे ज़्यादा उनकी जो सैलरी होगी, उनकी जो चीज़ें होंगी, वो ज़्यादा टैक्स भरेंगे ना, मोर टैक्स, तो डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा होती है। बट अगर कोई छोटा आदमी है तो उसके टैक्स कम होंगे, सैलरी कम होगी, उस पर चीज़ें कम ले रहा है तो उसके टैक्स कम देगा। बट अगर अंबानी ने एक पार्ले जी बिस्किट खरीदी, भले वो खरीदे नहीं, पार्ले जी बिस्किट, उनको भी उतना ही पैसा देना पड़ेगा, उसका भी टैक्स गवर्नमेंट जा रही है। बट अगर कोई गरीब आदमी भी है, नॉर्मल पीपल भी है, वो भी अगर पार्ले जी बिस्किट खरीद रहा है तो भी वही पैसा देगा ना, 5 रुपये की, उसको भी 5 रुपये, इनको भी 5 रुपया, उसके में जो भी 2 रुपये टैक्स होगा तो गवर्नमेंट को जा रही है 2 रुपये, तो यहाँ बराबर टैक्स लग रहा है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट टैक्स होता है, वो प्रोग्रेसिव होता है। इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ये डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव होता है, मतलब जैसे जैसे आपकी आय बढ़ेगी वैसे सारी चीज़ें बढ़ती हैं, ठीक है। तो चलिए, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए, होप आप लोग को समझ में आया होगा ये सारी चीज़ें। अब इसको रब कर लेते हैं, नहीं तो खिचड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके आंसर क्या होंगे, तो देख लेते हैं। सबसे पहले सर्विस टैक्स है भाई। सर्विस टैक्स तो मैंने बोला ना अभी कि वो क्या टैक्स है, वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। कॉर्पोरेट टैक्स, पूंजी लाभ और वैल्यू एडेड टैक्स भी नहीं होगा, तो मतलब 2 और 3 राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला। अब आते हैं, फिर से बोल रहा है कि एक कारण दिया है, कथन दिया है, उसका कारण दिया है। पहला बोल रहा है प्रत्यक्ष कराधान, मतलब मुद्रास्फीति विरोधी राजकोषीय नीति के एक अच्छे साधन के रूप में कम किया जा सकता है। मतलब डायरेक्ट टैक्सेशन जो होती है वो गुड इंस्ट्रूमेंट एंटी इन्फ्लेशनरी फिस्कल पॉलिसी है। अभी ऊपर मैंने बोला ना डायरेक्ट टैक्स करते हो, ठीक है। मुद्रास्फीति के दौरान अत्यधिक क्रय शक्ति को प्रत्यक्ष करों में वृद्धि के माध्यम से कम किया जा सकता है। हाँ, इन्फ्लेशन, एक्सेसिव परचेसिंग जो पावर होती है ना इन्फ्लेशन की, वो रिड्यूस कर सकते हैं डायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ऊपर मैंने यही समझा के आई हूँ ना कि जो डायरेक्ट टैक्स लेते हो आप, तो वो एंटी इन्फ्लेशनरी है फिजिकल पॉलिसी में, ठीक है। और एक्सेसिव परचेसिंग पावर जिसके इन्फ्लेशन की है, तो वो रिड्यूस कर सकते हैं डायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू। जैसे मैंने लास्ट टाइम में भी समझाया, जैसे मान लो तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, इन्फ्लेशन आ गया, मतलब इन्फ्लेशन, क्योंकि उस चीज़ की डिमांड और सप्लाई की वजह से बात होती है। तो वो बोल रहा है ना कि अगर आप टैक्स बढ़ा दोगे, जैसे मान लो गवर्नमेंट बोले कि यार अब से ये टैक्स इतना बढ़ गया, तो लोग खर्च कम करेंगे, तो इन्फ्लेशन जो हो जाएगी वो कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और नॉर्मल वो स्टेबलाइज हो जाएगी। जो कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ना, वो इसीलिए उसका उद्देश्य यही है कि उसका जो इन्फ्लेशन रेट होना चाहिए ये होना चाहिए, ठीक है।
और मैंने एमपीसी के लास्ट टाइम अभी वीडियो अपलोड हुई है उसके बारे में, आरबीआई के जो थीमेटिक एमपीसी है उसमें कौन कौन सदस्य वो सारी मैंने एक्सप्लेन कर रखी है, तो जाके वीडियो को प्लीज़ वॉच करें। तीसरा बोल रहा है क्वेश्चन, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का एक संग्रहालय कार्य है, ठीक है। कॉमन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड सीपीए हाँ मिनिस्ट्री फाइनेंस का है। यह आयोग 1965 में आयोजित हुआ था जनवरी में, ठीक है, बिल्कुल सही है। यह आयोग कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सलाह देता है, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में बोलता है। तो तीसरा बिल्कुल ये सही है, दो और तीन सही है, क्योंकि देखो कृषि जो ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की बात बोली है ना, ये स्टेटमेंट गलत है। वह क्योंकि ये जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एमएसपी को बताता है, और ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आता, ये इसी के अंदर आता है। किसान एवं किसान कल्याण मंत्रालय जो है, मतलब जो फार्मर मिनिस्ट्री होगी, फार्मर एग्रीकल्चर एंड फार्मर मिनिस्ट्री, उसके अंतर्गत आता है। तो ये गलत है, पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, मतलब ये वाला स्टेटमेंट मतलब हमारा सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में 55 में सॉरी इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के 1955 में बोल रहा है, उस पर कथन पे विचार करिए। खाद्य पदार्थों की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए अधिनियम लाया गया था। तो ये जो कालाबाजारी है उसको अधिनियम को रोकने के लिए लाया गया था, ये बात सही है, उसका उद्देश्य यही था। इसमें आवश्यक वस्तुओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, नहीं नेसेसरी आइटम्स को, इसेंशियल कमोडिटीज़ को क्लियरली डिफाइन नहीं किया है, तभी तो इतनी चिंताएं बढ़ती हैं कि भाई कौन सा इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं। वो टाइम टू टाइम डिपेंड करता है ना, डिपेंड्स ऑन द टाइम। जैसे टाइम कोई होती है तो आज जो हमारी जो नेट है, मतलब डाटा हम यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत नेसेसरी हो गया है, जबकि पहले नहीं होता, ये लग्जरी आइटम था। तो इसमें सिर्फ और फोर्थ में सी हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा। अब आते फिफ्थ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में अदृश्य निर्यात प्रतिबंधित वस्तु के निर्यात को संबोधित करते हैं। दूसरा बोल रहा है, किसी देश के कुल अदृश्य आयात और अदृश्य निर्यात को व्यापार का अदृश्य संतुलन कहा जाता है। तो फिफ्थ में बोल रहा है दोनों को कहा जाता है। तो पहला वाला बोल रहा है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इंडिविजुअल एक्सपोर्ट रेफर्स टू द एक्सपोर्ट ऑफ रिस्ट्रिक्टेड गुड्स। बिल्कुल गलत है, ये पहला स्टेटमेंट गलत है। बट जो इंडिविजुअल इंपोर्ट्स होते हैं ना, इंडिविजुअल एक्सपोर्ट्स होते हैं कंट्री के, वो इंडिविजुअल बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। देखो दूसरा स्टेटमेंट सिर्फ सही है। क्यों? बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट सुने होगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? आप ट्रेड कर रहे हो तो आप एक्सपोर्ट करोगे, इंपोर्ट भी करोगे, तो आप जितना इंपोर्ट कर रहे हैं एक्सपोर्ट कर रहे हो वो बराबर रहेगा ना, बैलेंस होगा, तभी तो ट्रेड का बैलेंस होगा। पचड़ा हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, जैसे हमारे यहाँ हालत खस्ती है, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो भाई हमारा जो डेफिसिट होगा वो बढ़ेगा ना, तो हमारी इकॉनमी के लिए अच्छा नहीं होता वो चीज़। तो केवल दो ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी पूंजी या संपत्ति खरीदने के बाद बेचने पर होने वाले लाभ जो कर लगता है उसे क्या कहते हैं? अभी ऊपर मैं समझा के आई हूँ, कोई आपने पूंजी खरीदी तो उस पर लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, उसे कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं, सिक्स में, ठीक है। अब आते हैं सेवन्थ। पेटेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पेटेंट के संदर्भ में, ठीक है। बोल रहा है पहला, यह एक प्रकार का बौद्धिक संपदा अधिकार है, बौद्धिक संपदा अधिकार है, तो ये बात सही है, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। किसी उत्पाद को पेटेंट प्राप्त होने पर इसके धारक को एक प्रकार का एकाधिकार प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल, अभी आपको पेटेंट वाला वर्ड जो होगा ना, अगर कितने भी आपने न्यूज़ नहीं देखी होगी, तो कोरोना के टाइम वैक्सीन्स जो थे, वैक्सीन्स को पेटेंट करने की बहुत बड़ी बात हुई थी। और हाल में जो इंडिया है, मलेरिया के जो वैक्सीन्स है ना, उसके लिए पेटेंट के लिए लड़ाई लड़ के आया है कि भाई जो इनिशियली मतलब जो बहुत एक्सट्रीम बीमारियों को हटाना होता है, तो उसके वैक्सीन को पेटेंट मत करिए, आप अलाउ कर दीजिए दूसरों को, दूसरा उसको बना सके। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, डी, क्योंकि उस पर एकाधिकार हो जाता है। क्योंकि माना जाता है कि पेटेंट इसलिए कराते हैं कि मान लो कोई कंपनी है, उसको बना दी, उसमें बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पैसे खर्च करती है, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करेगी तो वो पैसे कहाँ से निकालेगी? पेटेंट कर लिया तो आप जो भी कंट्री उससे एक्सपोर्ट करेगी उससे पैसे कमाएगी, तो इसको लाभ होगा ना, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एट्थ वाला। वेलबेन वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वेलबेन गुड्स के बारे में बोल रहा है, इन वस्तुओं की कीमतें मांग एवं पूर्ति के नियम का पालन नहीं करती हैं, तो ये बात सही है। ये वेलबेन गुड्स होती हैं, जो हाई फाई गुड्स होती हैं, ये डिमांड एंड सप्लाई को फॉलो नहीं करती हैं। इन वस्तुओं का उपभोग प्राय समाज का अत्यंत निम्न आय वाला वर्ग ही करता है। इन भाई वेरी लो क्लास की नहीं करती है, हाई क्लास के गिफ्ट एंड गुड्स होती हैं जो ना, वो एक समाज का जो आय वाला होता है ना, इस जो मोस्टली जो हाई क्लास होती है, मतलब मोस्टली हाई क्लास, तो हाई क्लास
याद कर लीजिएगा, हाई क्लास की वो जो गुड्स होते हैं ना, वेवलेंट गुड्स यूज़ करते हैं। जो लो क्लास की यूज़ करते हैं, तो देखो जैसे मान लो गुच्ची का एक पर्स है, गुच्ची का पर्स है, तो वो डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड नहीं करेगा, नहीं करेगा भाई, वो फॉलो ही नहीं करेगा, क्योंकि उसके लोग जो खरीद रहे हैं उनको पता है कि वो हाई क्लास इकॉनमी है। वो अगर वो पैसा देंगे तो पैसा उनकी डिमांड सप्लाई पे निर्भर नहीं करता, वो पैसा दे के ही वो गुच्ची का 1 लाख 2 लाख का खरीद के आएंगे। बट ये लोकल मतलब लोअर क्लास के लोग थोड़ी ना खरीदते गुच्ची का पर्स, तो गलत है ना। तो उस लो क्लास के लोगों का जो भी एक गुड्स नाम दिया था उसे गिफ्ट एंड गुड्स कहते हैं। गिफ्ट एंड गुड्स जो नेसेसरी आइटम्स होते हैं, गिफ्ट एंड गुड्स। और ये इसकी जैसे क्या होता है, ऐसी वस्तु जो जिसकी इसकी कीमत बढ़ने पे कम होने पर उसकी मांग में वृद्धि कमी होती है। मतलब ये डिमांड एंड सप्लाई को डिमांड एंड सप्लाई बोल रही हूँ, डीएस को फॉलो करता है, ठीक है। तो इसमें 8th वाले का सिर्फ और सिर्फ डी वाला आंसर हो जाएगा, केवल 1 ही सही है। अब आते हैं लाफर वक्र, मतलब लाफर कर्व जो है उसके बारे में बोल रहा है। यह वक्र कर की दर और कर के राजस्व के बीच के संबंध की व्याख्या करता है। तो ये बात सही है, वो दोनों ही एक दूसरे को एक्सप्लेन रिलेशनशिप टैक्स के रेवेन्यू और टैक्स का रेट बताता है। इसके अनुसार कर की उच्च दरें लोगों को काम करने के हेतु प्रोत्साहित करती हैं, कि हाई टैक्स रेट एनकरेज करेगा पीपल को। ये चीज़ गलत है। अगर लाफर कर जो होता है उसके अनुसार यदि कर जो टैक्स है, यदि कर की दरों को एक निश्चित ऊपर बढ़ाया जाएगा, एक एक्सट्रीम पॉइंट होगा बढ़ाया जाएगा, तो कर का राजस्व वास्तव में गिर सकता है। मान लो अगर टैक्स बढ़ा दिया गया तो लोग लूप होल्स निकाल लेते हैं ना बहुत सारी चीज़ों का, तो मे बी वो टैक्स जो हमारे गवर्नमेंट का वो टैक्स कम हो सकता है, पर एक लिमिट तक बढ़ा सकते हो आप, एक लिमिट होती है टैक्स बढ़ाने की। तो वही बोल रहा है। तो ये स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ पहला वाला गलत होगा, क्योंकि काम करने की प्रोत्साहित नहीं करेगी। आपने बहुत सारे हाई टैक्स बढ़ा देंगे तो पीपल ऐसा नहीं काम करना ज़्यादा शुरू कर देंगे, नहीं, वो टैक्स को एक लिमिट के बाद वो टैक्स जो होगा, राजस्व जो कर होगा वो घट सकता है। तो इसीलिए हर चीज़ की लिमिट होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10th बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वस्तुओं का रूप बदलकर उनको अधिक उपयोगी बनाने का कार्य वाणिज्य माना जाता है, तो कॉमर्स माना जाता है। ये बात तो सही है। एक मिनट, वस्तुओं का रूप बदलकर इसको उद्योग माना जाता है, नहीं, कॉमर्स नहीं मानते, ये ट्रेड कहते हैं ना, सॉरी, ये ट्रेड कहते हैं। तो रूप बदल कर रहे हो तो आप ट्रेड कर रहे हो, उद्योग कर रहे हो, उद्योग, इसको सिंपली उद्योग हिंदी में कह सकते हैं, ट्रेड कर रहे हो। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। वाणिज्य की उत्पत्ति और विकास व्यापार और उद्योगों के निरंतर विकास का परिणाम है। द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट कॉमर्स का रिजल्ट इन द कंटिन्यूअस डेवलपमेंट ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज। बिल्कुल ये बात तो सही है। 10th वाले का सिर्फ और सिर्फ ए हो जाएगा, सेकंड वाले स्टेटमेंट सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वस्तु एवं सेवा कर मतलब गुड्स और सर्विसेज टैक्स के बारे में बोल रहा है, जीएसटी वाला लगभग कह लो। पहला बोल रहा है भारत में वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण, बिक्री और उपभोग पर एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स है। तो सही है, ये इनडायरेक्ट टैक्स भी है। जीएसटी विधेयक मतलब जीएसटी जो जीएसटी बिल है, मतलब वो पारित करने वाला भारत का सबसे पहला राज्य जो असम था। तो ये जानकारी फैक्चुअल है, आप नोट कर लीजिएगा। बहुत लोगों को नहीं पता होगी जीएसटी के बारे में, सबसे पहले असम ने किया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत कम कर जीडीपी अनुपात का कारण है? मतलब रीज़न बताओ। लो टैक्स टू जीडीपी रेशियो, अभी मैं बता दे रही हूँ। टैक्स टू जीडीपी रेशियो, मान लो ये हमारा टैक्स है, तो कितना टैक्स का जो योगदान है जीडीपी की बढ़ोतरी में, इसको रेशियो कहते हैं। तो भारत में एक बड़े अनौपचारिक असंगठित मतलब इनफॉर्मल जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो प्रेजेंस होता है, इसकी वजह से हो रहा है। तो ये बात बिल्कुल ही सही है, क्योंकि देखो अभी आप बहुत सारे शॉप्स को जानते होगे, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को जानते होगे जो कि इनफॉर्मल है, मतलब रजिस्ट्री हुई ही नहीं है। जब रजिस्ट्री नहीं होगी तो आप टैक्स भी नहीं दोगे, तो टैक्स नहीं दोगे, जब टैक्स नहीं आएगा यहाँ पे तो जीडीपी के बढ़ने में टैक्स का योगदान घटेगा ना, वो कम हो जाएगा ना। ये चीज़ कम होती जाएगी जब आप इनफॉर्मल सेक्टर ज़्यादा हैं, और भारत में इनफॉर्मल सेक्टर सबसे ज़्यादा हैं। और क्योंकि वो चीज़ दर्शाती ही नहीं है कि इकॉनमी एक्चुअल इकॉनमी क्या काम कर रही है। तो पहला फैक्टर तो सही है। कृषि का जो क्षेत्र का प्रभुत्व है, डोमिनेंस ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर, इसकी वजह से भी, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर का डोमिनेंस ज़्यादा है। कर अधिकारियों और करदाताओं के बीच बड़ी संख्या में विवाद, हाँ, टैक्स पेयर्स के बीच में बहुत सारे विवाद होते हैं, उसकी वजह से भी लो टैक्स रेशियोज होते हैं। लोग सोचते हैं झंझट है, मतलब एक प्रॉब्लम है टैक्स को जमा करने के लिए, क्योंकि टैक्स की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसकी वजह से, तो भी एक हो सकती है। कम प्रति व्यक्ति आय और उच्च गरीबी, हाँ, लो पर कैपिटा इनकम और हाई पॉवर्टी, जब ज़्यादा होगी तो लोग टैक्स ही क्यों देंगे। तो सारे स्टेटमेंट सही हैं।
मतलब 12th का सी विल विद राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से पूंजी खाते में जो कैपिटल अकाउंट है बैलेंस पेमेंट की उसमें बताइए। तो पूंजी खाते में सबसे मेन चीज़ है ना, कौन कौन से जाएंगे वो देख लेते हैं। एक होता है हमारा कैपिटल अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में वो चीज़ें आती हैं जो मतलब दिखती है इन्वेस्टमेंट में, कैपिटल को बढ़ावा दे रही हैं। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दिखेगा, ठीक है। डायरेक्ट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है तो वो भी दिखेगा, निवेश कर रहे हो आप तो दिखेगा ही दिखेगा। फॉरेन डेप्ट वो भी दिखेगा, क्योंकि एक कैपिटल आप भले ही डेट लिए हो। प्राइवेट रेमिटेंसेस नहीं आती, जो आपको निजी प्रेषण मिलते हैं ना, वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता। किसी ने आपको पैसे भेज दिए बाहर से, वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो 1 2 3 विल बी द राइट आंसर। तो कैपिटल अकाउंट में ये होता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वस्तु एवं सेवा कर परिषद मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल के बारे में बात कर रहा है 14th में। तो देख लेते हैं कौन सी स्टेटमेंट सही है। यह परिषद केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है। तो बिल्कुल सही है, ये एक संयुक्त मंच है। इससे राष्ट्रपति द्वारा संशोधित अनुच्छेद जो है लगभग 279 का A1 का जो हुआ था उसके अनुसार इसको पारित किया गया था। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बिल्कुल सही है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तभी तो बोला मैंने कि ये आर्टिकल की वजह से हुआ था। तो केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। तो ये स्टेटमेंट सही है, वित्त मंत्री ही उनकी अध्यक्षता करते हैं, जो मिनिस्ट्री मतलब सीतारमन जो हैं जी हैं वही। तो तीनों सही हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 15th वाले, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि कर आधार के आकार के साथ कर की दर बढ़ती है तो उसे प्रगतिशील कर कहा जाता है। मैंने ऊपर में समझा कि इस चीज़ को आई हूँ कि अगर टैक्स इंक्रीज कर रही है आपके पैसे के साथ तो वो प्रोग्रेसिव टैक्स होती है। ऊपर मैंने डायरेक्ट टैक्सेस की एग्जांपल दी कि अंबानी जी अगर पैसा ज़्यादा कमा रहे तो उनके ज़्यादा टैक्सेस जमा होंगे। भारत में आयकर एवं प्रगतिशील कर का उदाहरण है, मतलब इनकम टैक्स जो एग्जाम्पल कर रहा है कि प्रोग्रेसिव टैक्स है, बिल्कुल सही है। इनकम टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स है, और डायरेक्ट टैक्स ऊपर मैंने समझाया ना कि एक प्रोग्रेसिव टैक्स है, बिल्कुल। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे यहाँ पे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आरबीआई एवं विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाने का फैसला करता है, वह निम्नलिखित में से क्या करेगा? अगर मान लो आरबीआई डिसाइड करता है एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी पता होती है क्या करता है कि ऐसा काम करे आरबीआई जिससे पैसा है ना मार्केट में फ्लोट करे, मतलब आए, लोगों के पास पैसे आए, तो उसमें टैक्सेस को रिड्यूस करेगी, वो रिडक्शन करेगी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में, रेस करेगी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, रिडक्शन करेगी बैंक रेपो रेट में। तो देखो सबसे मेजर चीज़ है ना वो रिडक्शन करेगी। तो ये बढ़ावा, किसी चीज़ को बढ़ावा नहीं देगी भाई, सारे टैक्सेस है एक तरह से गवर्नमेंट में। तो ये 1 and 3 विल विद राइट आंसर, सी हो जाएगा इसका। और ऐसे भी पूछे कि इन्फ्लेशन को कम करना हो तो भाई डायरेक्ट टैक्सेस और भी बहुत सारी चीज़ें उसको बढ़ा देना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोल रहे हैं कि एसडीआर जो आईएमएफ का है, मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो स्टैंडिंग एसडीआर बास्केट है वो बताओ। तो मुद्राएं कौन कौन सी आती हैं? तो मेजर चीज़ है ना कि हम आईएमएफ के बारे में, आईएमएफ का एक रिपोर्ट भी आता है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, जो लास्ट टाइम में हमने देखी है, तो वो भी आता है। अब देखो अमेरिकी डॉलर, यूरोप का यूरो, बिल्कुल, चीन की मुद्रा रमनी, ब्रिटेन का पाउंड, तो सारे ही हैं लगभग। यहाँ पे जो एसडीआर है ना, स्टैंडिंग कुछ करके रेशियो कहा जाता है इसको। तो एसडीआर में 5 इसकी मुद्राएं हैं, जिसमें अमेरिका का डॉलर है, मैं लिख देती हूँ सारा, डॉलर है, यूरो है, रेनबिम्बी है जो चाइना की है, रेनबिम्बी है, येन है, और ब्रिटेन का पाउंड है। तो येन जापान का है और ब्रिटेन का पाउंड है, तो 5 करके है, 5 यहाँ पे है, 1 2 3 4 हो जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के बारे में बोल रहा है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसके बारे में बात कर रहा है। तो इसमें स्टेटमेंट बोल रहा है कौन सा सही है। इस अधिनियम में महिलाओं और बच्चों के लिए पौष्टिक सहायता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ऐसा कोई गवर्नमेंट की स्कीम नहीं होती जिसमें वुमेन को और चिल्ड्रन को बढ़ावा नहीं दिया जाता है, सब में दिया जाता है। अगर वो बोल दे तो किसी में नहीं है तभी भी लिख दो भाई, होगा ज़रूर, अंदर से अंदर प्रॉफिट कर रहा होगा। इस अधिनियम में जिला और राज्य स्तरों पर शिकायत निपटान तंत्र के गठन का भी प्रावधान है। बिल्कुल ऐसा कोई अधिनियम है जिसका जो ग्रीवांसेस रेडिशनल मैकेनिज्म है वो तो दिया जाएगा ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौद्रिक नीति मतलब मॉनेटरी पॉलिसी का घटक है? तो मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी 2 चीज़ें होती हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। एक होता है लिक्विडिटी एडजस्टिंग फैसिलिटी जो आरबीआई फॉलो करती है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, ये भी है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ऊपर देख के आए हैं। रेपो रेट अगर पूछ दे, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये भी आएगा यहीं पे मॉनेटरी पॉलिसी में। खुला बाजार परिचालन, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, यही होगा। सार्वजनिक ऋण बिल्कुल गलत है, तीसरा नहीं हो सकता क्योंकि ये एक फिस्कल पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी में आता है। तो 19 का ऑप्शन 19 का हो जाएगा ये, सी विल विद राइट आंसर, 1 2 का 4। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20th में,
20वां देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए बोल रहा है। तो पहला बोल रहा है विकास बैंक उस वित्तीय संस्थान को कहा जाता है जो पूंजी निवेश के लिए दीर्घकालिक ऋण मुहैया करते हैं। मतलब डेवलपमेंट बैंक वो होती है कि जो लॉन्ग टर्म जो लोन्स होते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट को उसको वो फॉलो कराते हैं, मतलब देते हैं। तो ये बात तो सही है, पहला स्टेटमेंट यही सही है कि विकास बैंक वही काम करेंगे ना, उसका नाम डेवलपमेंट बैंक है तो कैपिटल को तो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म्स के लिए, और कैपिटल लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ऐसा थोड़ी ना कि आप कोई स्कूल बनवाने जा रहे हो या आप कोई कॉलेज बनवा रहे हो या हॉस्पिटल बनवा रहे हो, 2-4 महीने थोड़ी ना बनाओगे, लंबे टाइम तक बनाओगे। तो जो आप लोन लोगे डेवलपमेंट लोन, वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लॉन्ग टर्म होते हैं। विकास बैंकों को सर्वाधिक ऋणदाता संस्थान भी कहा जाता है, बिल्कुल, वो मेजर चंक ऑफ लोन्स देते हैं। तो दोनों ही सही हो जाएंगे बी। अब आते हैं 21 वाला। 21 में बोल रहा है निम्नलिखित में से संकुचनशील मौद्रिक निहित मतलब कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का कौन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये बोलने जा रहा है कि आप कौन सी चीज़ें करोगे जिससे कि पैसा, जो पैसा है वो लोगों के पास न जाए, है ना, लोगों के पास बहुत पैसा है उसको कम करना है। तो कौन कौन सी चीज़ें करोगे आप। तो पहला, बॉन्ड की कीमतों में कमी करोगे, बिल्कुल, ये चीज़ें निहितार्थ हैं, इम्प्लीकेशंस हैं उसकी, मतलब इफ़ेक्ट करेंगी। फिर घरेलू बॉन्ड जो डिक्रीज़ करोगे डिमांड और डोमेस्टिक बॉन्ड्स को, तो नहीं, ऐसा नहीं करोगे आप 21 में, मतलब ये बोल रहा है। फिर विनिमय दर में वृद्धि, तो ये बिल्कुल सही है। एक्सचेंज रेट में इंक्रीज़ करोगे ताकि लोग पास पैसा ज़्यादा नहीं रहे। फेवरेबल ट्रेड बैलेंस, तो ये चीज़ें तो नहीं है। कॉन्ट्रैक्शन मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में वो इम्प्लीकेशन बोला है, तो 1 और 3 विल बी द राइट आंसर। अब आते हैं रिवर्स रेपो रेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह वह दर होती है जिस पर बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक का ऋण देता है, मतलब जो एट विच आरबीआई लैंड करता है मनी टू द बैंक्स, मतलब आरबीआई पैसा दे रहा है बैंक को, ये गलत है। नहीं, रिवर्स रेपो रेट ऐसा होता है कि जो बैंक होते हैं, बैंकों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो आरबीआई को देती है कि मेरा पैसा रखे रहो, आप जमा कर लो। ठीक है, तो वो गलत है। रेपो रेट कहते हैं इसे, जो आरबीआई के पास आरबीआई देती है। यह सदर रेपो रेट से अधिक होती है, रिवर्स रेपो रेट नहीं होती। मतलब अरे यार, ऑब्वियस ही बात है, रेपो रेट से ज़्यादा कैसे होगी रिवर्स रेपो रेट। आरबीआई कहते हैं बैंकों की अम्मा है, तो उसका रेट ज़्यादा होंगे ना। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, न तो 1 न तो 2। अब आते 23वां पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। प्रत्येक देश का इसे वित्तीय महत्व के अनुपात में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड में प्रतिनिधित्व है। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट ये तो सही है। दूसरा बोला भारतीय रिजर्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत की सदस्य का प्रतिनिधित्व करता है। बिल्कुल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आईएमएफ में रिप्रेजेंट करता है मेंबरशिप को, और बहुत लोग गए भी हैं, दोनों सही है। आईएमएफ का एक मैंने रिपोर्ट भी बताया था, एसडीआर भी हमने पढ़ लिया। आईएमएफ बहुत सारी चीज़ें करता है जो बहुत सडन हेल्प चाहिए होता है ना, जैसे अभी आईएमएफ ने लोन दिया है पाकिस्तान को, तो वो करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, मतलब नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, वो बताना होता है, मतलब उसका कौन सा काम है। तो सबसे पहले बोलेगा मांग जमा स्वीकार करना, नहीं, एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट नहीं करता है ये, सिर्फ और सिर्फ लोन देते हैं, ये लोग लोन्स देते हैं, बस ये याद रखिएगा। सबसे मेजर चंक ये होता है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल, मतलब डिफरेंस ये होता है बैंकिंग्स में, नॉन बैंक फाइनेंशियल बैंकिंग्स में। ग्रांटिंग द, ऊपर बोला ना मैंने, लोन्स और एडवांसेस देते हैं। लीडिंग टू द फाइनल कंज्यूमर, ठीक है, बिल्कुल सही है, उधार देना ही उनका काम है। स्वयं उधार भुगते, चेक जारी करना, नहीं, चेक जारी नहीं करते, चेक नहीं करते, और ये नहीं देते, डिमांड डिपॉजिट नहीं, डीडी भी नहीं करते। तो सिर्फ और सिर्फ बी वाला, मतलब ए वाला आंसर सही हो जाएगा, 24 का ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनबीएफसीज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब आते हैं 25 पे। विस्तारवादी मौद्रिक नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विस्तारवादी मतलब एक्सपांसिव मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बोल रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। इसके कारण बॉन्ड की कीमतों में वृद्धि और ब्याज के दरों में कमी आती है। ये बात सही है, एक्सपांसिव मॉनेटरी पॉलिसी होती है तो कीमत में वृद्धि आती है, ब्याज दरों में कमी आती है। क्योंकि मैंने बोला था ना कि जब एक्सपांसिव मॉनेटरी पॉलिसी करेगी तो जो गवर्नमेंट होगी ना, वो इंटरेस्ट रेट जो होती है ना, वो कम कर देगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले, पैसे ज़्यादा आए। इसके कारण व्यापार संतुलन बढ़ता है। इसके ट्रेड बैलेंस होती हैं, इनकी वजह से बढ़ती हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसे आएगा। मान लो मेरे पास पैसे आए, पैसे आ गए, खूब पैसा आएगा, तो मैं इन्वेस्ट करूँगी ना कैपिटल में, तो ट्रेड बैलेंस भी बढ़ता है, मैंने कुछ किया तो। 25 का दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। 26 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय आरबीआई के कार्य हैं। आरबीआई कौन कौन सा काम करता है ये पूछ रहा है। नोटों को जारी करना इसका पूरा धंधा है। विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण, बिल्कुल कस्टोडियन है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का। मौद्रिक नीति तैयार करवाएं, उसे लागू करवाना, तीनों स्टेटमेंट सही हैं।
एमपीसी को तैयार कराना, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी को तैयार करना, उसका लागू करवाना भी इसकी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जमा का न्यूनतम प्रतिशत जिसे एक वाणिज्यिक बैंक के तरल नकदी, सोना और अन्य प्रतिभूतियों के रूप में बनाए रखना होता है, उसे वैधानिक तरल अनुपात कहते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर कहते हैं। और एसएलआर में जो चीज़ें होती हैं वो यही चीज़ होती हैं। एक होता है सीआरआर, जो होता है सीआरआर होता है, उसको पढ़ लीजिएगा, जो सीआरआर के तहत होता है। फिर एक बैंक दर होता है, बैंक रेट होती है, उसको भी देख लीजिएगा। और टाइम रहते रहते इसको मैं एक्सप्लेन करते चलूँगी, ठीक है। तो पहला हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु विनिमय प्रणाली का एक दोष है, मतलब उसके बारे में बोल रहा है कि कौन सा इसका डिमेरिट है, मतलब डिमेरिट कौन सा है। दोहरे सहयोग का डिमेरिट, मतलब पहले बार्टर सिस्टम बोलता था ना कि मेरे से तुम चावल ले लो, तुम अपना एक कपड़ा दे दो, ऐसा करके चलते थे ना, डिमेरिट एक्सचेंज सिस्टम। तो डबल कॉन्सेंट वॉन्ट्स को हाँ डिमेरिट है। मूल्य मापन की कठिनाई, बिल्कुल उसकी मापन की कठिनाई कि आप एक बोरे चावल का एक कंबल कैसे दे सकते हो। विभाज्यता की समस्या भी होती थी, भावी भुगतान में कठिनाई होती थी। सारे स्टेटमेंट सही हैं, तो ए विल बी द राइट आंसर। 28 का ए हो जाएगा। 29 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्य बैंक को प्रमुख कार्य है, मतलब कमर्शियल बैंक का सबसे बड़ा काम होता है एक्सेप्ट करना चीज़ों, मतलब चीज़ों को क्या, मतलब जमा को जो डिमांड डिपॉजिट है, जो कि एनबीएफसीज का काम नहीं था, वो ये करता है। ऋण प्रदान करना, बिल्कुल। और अभिरता के कार्य करना, एक्टिंग एज एजेंट, बिल्कुल। गांव जा के नहीं बताते कि इसका लाभ है, इसका लाभ। इशूइंग द नोट्स ये वाणिज्य कमर्शियल बैंक नहीं करते हैं, आरबीआई का काम धंधा है ये सब सारी चीज़ें करना। तो 29 का हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी। अब आते हैं 30, तीसरा बोलते हैं बैंकिंग शब्दावली के प्रारंभिक निष्पेक्ष, मतलब बैंकिंग टर्मोलॉजी के इनिशियल डिपॉजिट्स के टर्मोलॉजी पे निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तीसरा में बोल रहा है, ठीक है, विचार करते हैं। बोल रहा है ऐसे निष्पेक्ष जो ऋण प्रदान करने के कारण जन्म लेते हैं, प्रारंभिक निष्पेक्ष कहते हैं। डिपॉजिट विच आर ग्रांटिंग लोन्स, नहीं, इनिशियल डिपॉजिट्स नहीं कहते हैं उसे। यह निष्पेक्ष प्रत्यक्ष रूप से साख का निर्माण करते हैं। दिस डिपॉजिट डायरेक्टली क्रिएट द क्रेडिट, नहीं, डायरेक्टली क्रिएट नहीं करते हैं, तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिस देश के लोगों का द्वारा बैंकिंग सुविधाओं का ज़्यादा उपयोग किया जाता है, उन देशों में साख सृजन होती है, मतलब बैंकिंग फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होती है। बिल्कुल, ये तो बात सही भी है ना, पॉजिटिव स्टेटमेंट सही है। केंद्रीय बैंक की सरल मौद्रिक नीति बैंकों की साख निर्माण क्षमता को हतोत्साहित करती है। भाई एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास पैसे आएंगे तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट, मतलब चीज़ें इन्वेस्ट करोगे, फिर वो चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी ना, तो बैंक डिस्करेज कैसे कर सकती हैं? ये स्टेटमेंट गलत है ना। तो सिर्फ और सिर्फ पहला वाला सही हो जाएगा, ये केवल 31 का डी हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओवरड्राफ्ट जो होता है उसकी सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ओवरड्राफ्ट के बारे में बोल रहा है इसमें बैंक और बैंक खाते में जमा रकम से एक सीमा अधिक रकम निकालने की सुविधा प्रदान करते हैं। बिल्कुल, ओवर नाम ही उसका ओवरड्राफ्ट है। बैंक द्वारा प्रदत्त विकर्ष की सीमा खाताधारक की साख पर निर्भर करती है। तो लिमिट ओवरड्राफ्ट जो होती है वो अकाउंट होल्डर पर डिपेंड करती है। बिल्कुल बात सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में विनिमय के आवश्यक शर्तें कौन सी हैं, मतलब बोल रहा है कि बार्टर सिस्टम के एक्सचेंज कंडीशंस के एक्सचेंज सिस्टम बताने के लिए बोल रहा है। तो बोल रहा है कम से कम दो पक्षों का होना, दो लोगों के बीच में एक्सचेंज होगा ना। हाँ बिल्कुल सही है। विनिमय के लिए दोनों के पास एक दूसरे की आवश्यकता के अतिरिक्त होनी चाहिए। हाँ, मान लो मुझे चावल चाहिए, मुझे राइस चाहिए, और तुम्हारे पास केक है, तो केक मुझे, मान लो केक तुम्हारे पास केक है तो मुझे नहीं चाहिए होगा ना, जिसके पास राइस होगा उससे एक्सचेंज करूंगी मैं। बिल्कुल, विनिमय के लिए दो पक्षों का तैयार होना, हाँ बिल्कुल, कंसेंट भी चाहिए, किसी मध्यम प्रेजेंस ऑफ द इंटरमीडियरी नहीं, हम दोनों की बस सहमति से हो जाएगा, बस खत्म। 1 2 3 विल द राइट आंसर। अब आते 34 पे। वैध मुद्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, मतलब लीगल टेंडर मनी जो होती है हमारे यहाँ, वो उस पर विचार करना है, ठीक है। यह वह मुद्रा है जो कोई ऋणदाता अपने दावों के निपटाने में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। बिल्कुल, इसका नाम ही लीगल टेंडर है तो बाध्य ही होना होगा। बैंक चेक एक प्रकार की वैध मुद्रा है, नहीं, बैंक चेक नहीं होती है, सिर्फ नोट्स होते हैं, नोट्स है, कॉइन्स हैं। क्योंकि बैंक चेक अगर किसी होता है ना, बाउंस कर गया, तो आप कहीं जाके लड़ने नहीं लगोगे भाई ये तो लीगल टेंडर है। तो पहला वाला स्टेटमेंट 34 का सिर्फ और सिर्फ केवल डी विल बी द राइट आंसर। मुद्रा आपूर्ति के निम्नलिखित वैकल्पियों को तरलता के अनुसार सही, मतलब घटता क्रम में लगाना है। 35 में बोल रहा है, तो सबसे पहले आता है M1 आएगा, फिर आता है M2 M3 M4, सही तो है, स्टेटमेंट ये हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिजर्व मनी भी होती है, M0 एक होती है रिजर्व मनी, लिख लेना भाई, रिजर्व मनी M0, मतलब इनके अलावा भी होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 36 तो देख लेते हैं। मुद्रा कौन सा मुद्रा का एक कार्य है? मुद्रा मतलब जो
मनी का कौन सा एक फंक्शन है? तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है ही, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मूल्य का मापक है, मेजर ऑफ द वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ ये डिफर्ड पेमेंट है, मीन्स ऑफ वैल्यू ट्रांसफर है, तो ये भी है, सारे उसका फंक्शंस हैं। इसका 36 मनी का। निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करिए। हार्ड करेंसी के तात्पर्य उस धन से है जो एक ऐसे राष्ट्र द्वारा जारी किया था जिसे राजनीतिक और आर्थिक रूप से स्थिर माना जाता है। जो हार्ड करेंसी है उसकी स्टेटमेंट बोल रहा है कि उसकी रिस्पेक्ट में, बिल्कुल मतलब जो यूएसए है वो एक स्टेबिलिटी है ना ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो उसकी वजह से होती है। हार्ड करेंसी की आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है। हाँ मतलब हार्ड करेंसी के बारे में बोल रहा है तो वो उसकी मांग की अपेक्षा उसकी जो होती है लेस देन द डिमांड, हाँ सप्लाई उसकी कम होती है, बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट सही हो गया, दोनों स्टेटमेंट 37 का सी विल द राइट आंसर, दोनों स्टेटमेंट सही हैं क्योंकि उसकी स्थिरता है ना ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसीलिए यूएस डॉलर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमुखता दी जाती है। 38 देख लेते हैं। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस जो होती है, यूनिफाइड यूपीआई के बारे में पूछ रहा है, यूपीआई। तो 38 में यूपीआई के पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि यह एक तत्काल रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जो हम लोग यूज़ करते हैं। मोबाइल प्लेटफॉर्म के जरिए दो बैंक खातों के बीच फंड ट्रांसफर करने में मदद करता है, बिल्कुल सही है। इसमें ऑनलाइन भुगतान के लिए मोबाइल वॉलेट की आवश्यकता होती है? नहीं होती, मोबाइल वॉलेट की जरूरत नहीं है, हम सब यूज़ करते हैं। सिर्फ 38 का हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेशनल फाइनेंस स्विच पे। एनएफएस के बारे में बोल रहा है कि एनएफएस के बारे में, यह भारत में साझा स्वचालित टेलर मशीन मतलब एटीएम का सबसे बड़ा नेटवर्क है। तो ये बात सही है, यही करता है जो एनएफएस है। इससे नेशनल पेमेंट एनपीसीआई ने बनाया है, तो एनपीसीआई द्वारा प्रबंधित भी किया जाता है, तो दोनों स्टेटमेंट सही होते हैं। 39 का बी विल द राइट आंसर। एनपीसीआई ने बहुत सारी चीज़ें बना रखी हैं, तो देखिएगा आप। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो होते हैं आईएमएफ का, वो फर्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर पहले प्रबंध निदेशक थे सबसे पहले? तो आईएमएफ बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो सबसे पहले कैमिल गट थे, ठीक है, कैमिल गट आंसर कर लीजिएगा। तो यहाँ तक हमारा हो गया, कौन सा हो गया, ये सारे हमारे अर्थव्यवस्था के इकोनॉमी के हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट हिंदी स्टार्ट करते हैं, हिंदी में मज़ा आएगा। आते हैं 40 तक हो गया ना, अब आते हैं 41 पे। 41 बोला निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्मण का एक समनार्थी है? तो जो लक्ष्मण का समनार्थी है उसमें से सौमित्र होगा, ठीक है, सुमित्र नंदन बिल्कुल, रामानुज राम जी का छोटा भाई वो, और शेष अवतार भी बोलते हैं, ये भी लिख लीजिएगा, शेष अवतार, शेषनाग बोलते हैं। तो सारे के सारे तीनों सही हो जाएंगे। 42 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लज्जा का समनार्थी नहीं है? जो लज्जा है उसका समनार्थी नहीं है, उसमें से जो लज्जा है वो उर्मी नहीं है। जो उर्मी है वो लज्जा का नहीं है, उर्मी पता है किसका है? वो एक लहर होती है, उमड़ रहा है लहर तरंग, उसको उर्मी कहते हैं। वृड़ा सर्म हया, तो ये तो होंगे नहीं, वृड़ा भी एक लज्जा का समनार्थी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 पे। 43 बोल रहा है कि समनार्थी शब्दों की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य 3 से अलग है? तो 3 से कौन सा अलग है ये बोल रहा है। तृष्णा मतलब डिज़ायर्स, अभिलाषा और लिप्सा, ये सारे अलग हैं। और जो ये अजशस्त्र है ना, ये लगातार का होता है, लगातार मतलब कंटिन्यूटी के साथ, सतत सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला, सतत विकास। अब आते 44 पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वस्त्र के परिवाची है? वस्त्र का परिवाची कौन सा है? तो पट हो जाएगा, तो पट होता है वस्त्र का, बिल्कुल पट हो जाएगा। चीर है, वसन है। रमा जो है नहीं, रमा लक्ष्मी की होती है, ऊपर हमने लास्ट वाले में देखा था लक्ष्मी जी की रमा होती हैं। कमला होती हैं, कमला, रमा, हरिप्रिया के साथ साथ पद्मा, ये सारे लोग होते हैं लक्ष्मी के, तो रमा नहीं होंगे, 3 ही स्टेटमेंट सही होंगे इसमें। अब आते 45 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लता का परिवाची नहीं है? मतलब लता का परिवाची कौन सा नहीं है ये बोल रहा है। तो ये पावस जो है वो लता का पर्यायवाची लता का नहीं है। ये पावस पता है किसका होता है? बरसात का, मेघ का, बरसात, पावस पानी से है, तो बरसात, ठीक है। वल्लरी, प्रतान, बेल तो होगा ही ना, लता। मुख का समनार्थी कौन सा है? तो आनन होगा। कानन तो नहीं होता, विपिन नहीं, अड़र नहीं, आनन होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। परिवाची की दृष्टि से तो कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मतलब कौन सा सही से मैच नहीं है? तो विरुद्ध कालकूट नहीं होता, विरुद्ध का कालकूट गलत है। विकृति मतलब दोष होता है, गरल, माहूर, विरुद्ध कालकूट नहीं होता, ये गलत है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूची मिलाना है फिर से। बोल रहा है कि पहले शब्द दिया है उसका परिवाची दिया है 48 में। तो 48 पहले बोल रहा है उसका शब्द दिया है, उसका परिवाची दिया है, तो देख लेते हैं। तो विविध का जो हो जाएगा वो हो जाएगा नाना, लीन का जो हो जाएगा वो विभोर हो जाएगा, पंडित का हो जाएगा विप्र हो जाएगा, क्रांति का विवाह हो जाएगा। तो स्टेटमेंट जो है 48 का बी विल बी द राइट आंसर। ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। परिवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा मतलब सुमेलित मतलब कौन सा गलत दिया हुआ है? तो विशारद सुधी ये सही है, विलास भोग सही है,
व्यसन संतुष्टि की वजह से नहीं होता, व्यसन तो संतुष्टि नहीं होता, जो व्यसन होता है लत होती है, एक किसी प्रकार की लत, तो उसमें संतुष्टि कहाँ से आएगी। वान होती है, टेक होता है, असत्य होती है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। 50 निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द वंक का परिवाची है। वंक का परिवाची कौन सा शब्द 50वां बोल रहा है, तो ये हो जाएगा दोनों, वक्र और क्रूटिल दोनों ही, और टेढ़ा, वंक मतलब टेढ़ा भी होता है, तो ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक शब्द व्रण का परिवाची वो है। व्रण का परिवाची कौन सा होगा, सिर्फ और सिर्फ घाव होता है, प्रतिकूल नहीं होता। प्रतिकूल तो वो होता है, विपरीत होता है ना, विपरीत का परिवाची है कि यार अनुकूल नहीं है तो प्रतिकूल है, तो विपरीत का होता है, उसके खिलाफ, विरुद्ध। 52 देख लेते हैं, परिवाची के दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीन से अलग है। मतलब तीन से अलग है, 52 में बोल रहा है। ठीक है, गणिका दिया हुआ है, सिरा दिया, वीरांगना दिया, तवाइफ दिया है। तो तुम्हें लगता नहीं है कि सिरा अलग है, गणिका, तवाइफ और वीरांगना जो है वो अलग है। तो ये सिरा जो है वो पता होता है नाड़ी धमनी का होता है, गणिका, वारांगना, तवाइफ एक जैसे होते हैं। 53 वैश्या वाला, परिवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कितने युग्म सुमेलित हैं। मतलब परिवाची वाला जो है स्टेटमेंट उसकी वजह से कौन सा सही है, तो देख लेते हैं। शिक्षा का जो होता है इल्म, बोल रहा है विद्या या शिक्षा का इल्म होती है, बिल्कुल सही है स्वस्ति। नियम विमल, जो नियम होता है वो विमल का होता है, तो नहीं, नियम विमल नहीं है, निर्मल होता है। नियम का मतलब निर्मल, विमल का जो होता है वो विमल का होगा स्वच्छ, निर्मल, तो ये चीज़ गलत है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 53 में सिर्फ अनबन का तकरार होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये पहला वाला भी सही है, चौथा भी सही है, और विमल जो होता है वो उसका मतलब स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, तो ये भी सही है। तो 3 इसमें सही होते हैं स्टेटमेंट। 54 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सभी विष्णु के परिवाची हैं। मतलब सारे के सारे विष्णु जी के परिवाची होने चाहिए। नारायण, केशव, गोविंद, ये सही है। माधव, जनार्दन, मधुमास नहीं, मधुमास मधुमक्खी, माधव, मुकुंद, विशंबर नहीं, लक्ष्मीपति, कमलापति, कुसुम कुमार नहीं, तो 54 का ये हो जाएगा। परिवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक 3 से अलग है। मतलब 3 सही है, 3 एक अलग दृष्टि में है और चौथा अलग है। मकरंद, जो मकरंद होता है वो शहद का परिवाची होता है, शहद। और जो हलफ है, सौ है, ये सारे प्रतिज्ञा हैं, तो ये शपथ, अगर शपथ ले रहे हो तो आप शपथ नाम की ऐसा करके। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द सरल का परिवाची है। सरल का परिवाची कौन सा शब्द है, ये सिर्फ और सिर्फ त्राड़ है। शालीन मतलब बहुत शांत रहने वाला, संभ्रांत और भद्र अलग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेर का एक परिवाची है। मतलब शेर का एक परिवाची कौन सा है, तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा, कपीस नहीं होगा, शार्दुल होता है, मरकट होता नहीं, मृगेंद्र होगा और शार्दुल होगा। मरकट तो उसको कहते हैं, मरकट बंदर को कहते हैं, बिल्कुल बंदर को। तो 4th वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो 2 और 3 विल बी राइट आंसर, सिर्फ और 2 और 3 हो जाएगा, कपीस भी नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा समूह में एक शब्द की समानार्थी दी हुई है। मतलब सारे एक ही जैसे रिलेटेड हैं, 58 में बोल रहा है। तो 58 में पहला मंगल, कल्याणकारी, शुभंकर नहीं। शुभ का परिवाची नसीहत, सिख, तालमील, ठीक है। तो डी, एक मिनट, जो सारे हैं इसके सारे ही हो जाएंगे। नसीहत, सीख, शामिल, एक जगह नसीहत देगा। मंगल कार शुभंकर मतलब मंगल हो, शुभ हो, कल्याणकारी हो, तो ये भी सही है। सफ़ेद, धवल और शुक्ल, तो ये भी है। सफ़ेद है, धवल है, धवल सफ़ेद का होता है, शुक्ल, ये सारे ही स्टेटमेंट सही है। 58 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 59। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द युग्म सभी शंकर के परिवाची हैं। तो सभी शंकर के परिवाची कौन से हैं। भोलेनाथ हैं, त्रिपुरारी हैं, महेश है, देवादिदेव, महादेव, देव को देव, महादेव, तो ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शिकारी का एक परिवाची है। तो शिकारी का कौन सा परिवाची है, तो आखेटक होगा, लुभत तक हो जाएगा, बहेलिया, तो बिल्कुल ये सारे स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। तो 60 का हो जाएगा बी, मतलब 1 2 3 विल बी राइट आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू सो मच, और कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। थैंक यू।